बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। और वीकेंड के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम ये उम्मीद करते हैं, ये तवक्को करते हैं कि आप लोगों का वीकेंड इंतहाई भरपूर, शानदार, जानदार गुजरा होगा, अपने प्यारों के साथ गुजरा होगा, खुशियों से भरा गुजरा होगा। वीकेंड से याद आया, शहरबानो आपका वीकेंड कैसा रहा? बस आप हमेशा मुझसे पूछते हैं, आज बताएं आपका वीकेंड कैसा रहा? मेरा तो अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ा बेहतरीन था। आज आके जो मर्दों का टिपिकल एक वीकेंड जो होता है ना, वो ये होता है कि आपके पूरे हफ्ते के जितने काम होते हैं ना, वो सारे वीकेंड पे पेंडिंग होते हैं और घर वाले पीछे पड़े होते हैं जी, ये भी करा दें, ये भी करा दें, ये भी है, तो वो सब काम वीकेंड पे होते हैं। या तो वो सारे काम हो जाते हैं या एक भी नहीं होता और आप पड़े बस रहते हैं। आप मेंटली ऑक्यूपाइड होते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, और इस चक्कर में आके आप कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। अच्छा आपने तो कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। चले, ये भी अच्छी बात है, जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। और आराम करना भी बाज़ औक़ात बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें, माइंड को रिलैक्स रखें। हाँ, लेकिन पढ़ाई की, उसमें चीज़ों को देखा और देखा कि क्या हो रहा है मुल्क में और बड़ी चीज़ें उसमें सामने आई। वैसे मुल्क में तो पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये मौसम को क्या हो रहा है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। ना गर्मी है ना दिन में सर्दी गर्मी है, रात में कुछ समझ सर्दी नहीं आ है। रही। आप वॉशरूम से नहा के निकलते हैं तो आपका दिल करता है मोटे कपड़े पहन ले, ठंड लग रही होती है। 5-10 मिनट बाद ऐसी ही ठंडे गर्मी और पानी से पसीने नहाया आते करे हैं। ना, फिर आपका दिल नहीं करेगा। ठंडे पानी से यार, अच्छा, वो कुछ मौसम लोगों की ऐसा। मुझे ये समझ नहीं आती कि लाइक वो कहते हैं हमें बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है, लेकिन हमेशा वो नहाते गर्म पानी से हैं। क्या मतलब? आप ठंडे पानी से नहाएं, आपको बहुत गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन ये भी कई बार आपको जो वार्मथ है ना, वो हाँ, गर्म पानी वो एक तरह अच्छा। से आपको रिलैक्स कर देता है ना, आपकी थकावट उतार यानी देता आपने है। अपने लिए एक रखा हुआ है नहीं, मेरे अपना लिए कोई नहीं, मैं वैसे ओवरऑल बता रहा हूँ, वैसे जवाब। मुझे भी जवाब नहीं। तो नाजरीन, हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज अच्छी बात से कुरान करीम की सूरत अल-माइदा की आयत मुबारक का एक तर्जमा है जो आप तक पहुंचाते हैं हम, कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या जमीन में फसाद फैलाने के सिवा नाहक ब्रैकेट में जी कत्ल किया, उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। अल्लाह अकबर। अगर आज की सिचुएशन से इसको रिलेट किया जाए तो आलमी ताकतें कमज़ोर मुल्कों और कौमों को जुल्म का निशाना बना रही हैं और इनको नाहक कत्ल कर रही हैं, इनका नाहक खून बहा रही हैं। इसकी इजाज़त कोई भी मजहब नहीं देता। इस्लाम में तो इस अमल को सख्ती से मना किया गया है। आज इसराइल फ़लस्तीन में जो कुछ कर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। मुसलमान होने के नाते हमें हर सूरत इसराइल को मजालिम से रोक कर फ़लस्तीनियों की जानों को बचाना होगा। और जो सब सूरत हाल हम देख रहे हैं, गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की अगर बात की जाए तो आज इसराइली जारहियत को 31वां दिन है। सेहूनी फोर्सेस ने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। गज़ा को फ़लस्तीनियों का मक्तल गाह बना दिया गया है और कोई चीज़ वहाँ पर महफूज नहीं है। तो नाजरीन, तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार और साबिक सिफारतकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये कहिएगा कि इसराइल के जंगी जराइम को 1 महीना गुजर चुका है और सेहूनी सफाकियत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए आलमी रहनुमाओं की कोशिशें भी जारी हैं। अब तक गजा में सीज फायर क्यों मुमकिन नहीं हो सका? इसलिए कि आलमी कोशिशें जो जारी रहनी चाहिए, जिस अंदाज में जारी रहनी चाहिए, उस अंदाज में नहीं रही। और उसके 2 हिस्से हैं, एक तो सिक्योरिटी काउंसिल जो इम्प्लीमेंट करा सकती है, और जनरल असेंबली 10 दफा भी अगर रेजोल्यूशन पास करे तो वो नॉन बाइंडिंग है। वो एक पब्लिक प्रेशर है बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और पब्लिक प्रेशर तो सड़कों पर भी देखा जा रहा है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े ममालिक में देखा जा रहा है। मैं वापस आता हूँ, तो 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए, जो कि पिछली 3 मरतबा सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास की गई कि कुछ ना करो अगर तो कम अज कम एक पास दे दो, यानी एक वक्फा दे दो जिसमें जी। कि लोगों को खुराक पहुंच जाए, ईंधन पहुंच जाए, दवा पहुंच जाए, इलाज हो जाए, मरीजों को बाहर निकाला जा सके। वो भी नहीं दिया जा रहा है, उस पर भी हीलो हुज्जत किए जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ये आमादगी जाहिर की है, लेकिन अभी हुआ नहीं। दूसरी चीज इसमें ये है, दूसरा तरीका कार क्या है? दूसरा तरीका कार ये है कि दुनिया के कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उसको अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की उनको ताकत हासिल है और तक़वियत हासिल है। जैसे नेटो हो गया, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, जैसे अफ्रीकन यूनियन हो गया, जैसे OIC हो गया। तो यानी OIC के प्लेटफॉर्म से एक कवि किस्म का सरबराहों का इजलास बुला के अपना जो वो फैसला करना चाहते हैं, सरबराहान फैसला करके दिखा दें कि भाई कुछ और नहीं कर सकते, मजबूर हैं। अपनी इस्लामिक फोर्स भी हमने बनाई हुई है, उसको अमन के लिए नहीं भेज सकते हम, हमारी मजबूरियां हैं और हमारी अपने जाती इंटरेस्ट हैं हुक्मरानों के। कोई बात नहीं,
चलें, मान लिया हमने, बरता क्या नहीं करता, कम से कम बाइकाट तो कर दें, जी। उनके मसनूआत का बाइकाट कर दें, को तेल की प्रोडक्शन कम कर दें, ओके पाकिस्तान पर भी इस पे फर्क पड़ेगा, ये भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। उस पे सोने पे सुहागा, ये जो अब तक कहीं बात नहीं की गई है, ना अखबारों में और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, जो खतरा मुझे सामने मंडलाता नजर आ रहा है, उसके शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं। मेरे तजिए के अलावा मेरा तजिया मुनहसर है, जो मेरे सामने शवाहिद हैं, ठीक। वो क्या है? वो ये है कि इस वक्त ब्लिंकन ने वो बात की जो 2003 में एक सफीर ने बात की थी, जो इजराइल में अमेरिका का सफीर था, और उसका नाम है मार्टिन। तो जो अभी बात की ब्लिंटन ने, और किस वक्त बात की, अभी 3-4 रोज पहले, जी। उसने अपने कांग्रेस के सामने जब अपीयर हुआ, टेस्टिफाई हुआ, जो कि ऑफिशियल बयान होता है, और कांग्रेस उससे पूछती है कि भाई आप क्या कर रहे हो फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक, यानी गाजा के बारे में जब उन्होंने पूछा, तो ब्लिंकन ने कहा कि जी ये वो विजन है, हम वो करना चाहते हैं कि फलस्तीनियन अथॉरिटी को थोड़ा सा दोबारा डिप्लॉय करें, और गाजा से हमास, जो कि इलेक्टेड एक गवर्नमेंट रही जी। है, उसको निकाल बाहर फेंकें, और हमास को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जी। हमास को खत्म करते 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 9,770 बेगुनाह लोगों बिल्कुल, की जान बेगुनाह ले को ली निशाना उन्होंने, बनाया जिसमें गया से है। डॉक्टर साहब, बात करें अगर आधे इसी बच्चे सारे थे। तनाज़ुर पर अमेरिका की, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हम एक तरफ देख रहे हैं कि अमेरिका ने एक बयान तो ये दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं जंगबंदी की जाए, सीज़ फायर की तरफ आगे बढ़ें, इसराइल को बनाने की कोशिश करें। दूसरी जानिब देखा है कि 14 अरब डॉलर्स की इमदाद इसराइल को दी गई है अमेरिका की जानिब से, कि गज़ा पर हमले पे जो सारा कुछ इस्तेमाल होना, जो सारा बारूद और सारी जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो इन 14 अरब से ख़रीदें आप। ये दो जो मयार, दोहरा मयार दिखाया गया अमेरिका की जानिब से, ये पागल अमेरिका किसको बना रहा है? जी, पागल तो सारों को बना रहा है ना, जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं इस बात पर आता हूँ, बड़ी अहम बात मैं बताने लगा था, जैसा जी, मैंने जी। कहा कहीं इसका जिक्र नहीं हुआ है। तो जो फलस्तीनियन अथॉरिटी को बना के, मैं आता हूँ इस पर कि अमेरिका किसको पागल बना रहा है, कि फलस्तीनियन अथॉरिटी को मजबूत करके, और आगे जाके इसको, वो कहते हैं कि फलस्तीनियन अथॉरिटी अगर मजबूत भी कर दे, तो वो सिक्योरिटी को कंट्रोल नहीं कर सकती गाजा में, तो सही। वो इजरायलियों को दे दें सिक्योरिटी, ताकि इजरायली उसकी सिक्योरिटी करें, जैसे वेस्ट बैंक में कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ दुनिया के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फोर्स लाके बैठा दो, फोर्स लाके बैठा दो। तो हो क्या रहा है, एक 10 सफ़ों का पेपर लीक हुआ है इजराइल का, जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि इन तमाम को धकेलो सिनाई के तरफ, इजिप्ट में, और हमेशा जी। के लिए उसको बसा दो वहां दुनिया की मदद से, और ये इलाका खाली हो जाएगा तो वैसे ही किया जाए जैसे 1967 के बाद में कब्जा किया गया जमीनों पर, इस पर भी कब्जा कर दो। अब आपको मैं आधे लम्हे के लिए ले जाता हूँ, वो इसकी तारीख 1897 में ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट पड़ा स्विट्जरलैंड में, उसी के तहत इजराइल बना, और उसी के तहत वो एक्सपेंशन वाली बात जो है, वो उसी के तहत है। तो ये गाजा भी उनके पास चला जाएगा, जो नजर आ रहा है। और हमारी, अब आपके सवाल का जवाब के क्या बाकी लोग सोए रहेंगे, हुँ। अमेरिका जो बोल वचन दे रहा है, या अमेरिका और उसके जो बाकी साथी बोल वचन दे रहे हैं पूरी दुनिया को, और बोल वचन के दौरान 10,000 बेगुनाहों का, जिसमें से 4,000 से ज्यादा बच्चे, दुनिया देख रही है, और उसका रिएक्शन आप देखें। देखें, ये सिर्फ न सिर्फ मुसलमानों की बात है, ये इंसानियत की बात है। और मुझे इस बात का इत्मीनान है और तकनीयत है कि कम से कम लोगों के जमीर जागी हैं। इंग्लैंड में, यूके में भी जी। जागा है, ब्राजील में भी, जर्मनी में भी, फ्रांस में भी। हालांकि वहां की हुकूमतें इजराइल का साथ दे रही हैं, लेकिन लोग सड़कों पे निकल आए हैं, जिसमें यहूदी भी है। हुँ। और बिल्कुल। दोबारा मैं एक फर्क बता दूं कि यहूदियत और सहूनियत में फर्क है। फ़र्क है। यहूदी कह रहे हैं हमारे नाम ना मारो, हमारे नाम पर ना मारो। सहूनियत वो है जो 1897 में, जो कि एक सहूनियत की दाग में डाली गई, और जिसके तहत ये सारा हो रहा है। लेकिन यहूदियत दूसरी चीज है। वो कहते हैं यहूदी कि हमारे नाम पर आप ना करो इजरायली, हम यहूदी हैं अपनी जगह पर, और वो सड़कों पर निकल आए हैं। तो कहने का डॉक्टर मकसद साहब, ये जो है कि ये ज़ायनिस्ट सोच है, जो ज़ायनिस्ट सोच है, वो खुद यहूदियत के खिलाफ भी है। जी हाँ, वही मैं उसको उर्दू में सहूनियत कह रहा था, जी, जी, जी। इसको ज़ायनिस्ट मैं कह देता हूँ। तो वो जो ज़ायनिज़्म है, उसके तहत ये सारा आप देख रहे हैं, जिसमें कि इज़राइल का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि एटम बम मार दो। अब हाँ उनको जी। थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया, उन्होंने थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया है। यानी कि दुनिया में अगर कोई और मुल्क कह दे कि हम एटम बम चला देंगे, तो पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। जी हाँ। एक और फ़र्क बता दूँ आपको, कि देखिए, एक तरफ तो फ़लस्तीन में वो इतनी मज़म्मत कर रहे हैं कि हमास ने, जो कि एक गिरोह है,
और इजराइल एक इतनी बड़ी ताकत है जिसको के बहरी बेड़ों की सपोर्ट है, आयरन डोम की सपोर्ट है, जिसके कोई 400 टैंक उन्होंने लगा दिए हैं गाजा की छोटी सी पट्टी के सामने, और जो समुद्रों से आग बरसा रहा है गाजा की छोटी सी पट्टी पर, जो सर फिजाओं इसमें से अमेरिका आग के और बारूद बेनिफिट्स क्या बरसा है? इसमें अमेरिका के बेनिफिट ये है कि अमेरिका की कोई हुकूमत चल ही नहीं सकती जायोनिज्म के सपोर्ट के बगैर, और उसका अमेरिका का सदर भी अमेरिका बनना, उसके लिए सदर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है अगर उसकी सपोर्ट ना हो। तो जब मीडिया उनके पास, जब उनका नेटवर्क पॉलिटिकल इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसको सपोर्ट करेंगे वो जीत जाएगा, जिसको फिर हर महकमे में एंथोनी ब्लिंकन, आपके जवाब सवाल का 100% जवाब मिल जाएगा। एंथोनी ब्लिंकन इजराइल में पोडियम पे खड़ा होके माइक सामने रख के कहता है कि देखो मैं आपके साथ हूँ इजरायलियों, मैं खुद यहूदी हूँ, मुझे पता है, हाँ जी। आप मारो, मतलब ये कि मैं दूसरे अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। तो एक लिहाज से जब उसमें इस तरीके से जो जायोनिज्म के यहूदी जहन रखने वाले यहूदी हैं, जब वो हुकूमतों में और बड़ी बड़ी कलीदी ओहदों पर बैठे हों, मीडिया उनके पास हो, फाइनेंशियल सेक्टर्स उनके पास हो, दुनिया के बहुत सारी मामलात को कंट्रोल कर रहे हों, तो ये वजह है और ये इंटरेस्ट है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका का आधे से ज्यादा निजाम चल ही रहा है जायोनिज्म का, जो एक नेटवर्क बिछाया गया है वहां, जिसके ताने बाने बंद दिए गए हैं। हर डॉक्टर आदमी, जमील आपको साहब, एक ये चीज बताता आपने चलो, बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है सर कि जो मुस्लिम उम्मा है उसे जागना है और कोई डिसाइसिव डिसीजन लेना है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाला मामला हो जाएगा, क्योंकि इजराइल का तो ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो उस पर ना अमल पैरा है। जी। एक और बात कि वन बाय वन एंड टर्न बाय टर्न, ये भी बता दें आप अपने नाजरीन जी को जी और जो सुनने वाले हैं जी कि आज ये फलस्तीन है, कल बिल्कुल ईरान होगा, परसों कोई और मुल्क होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने खुसूसी वक्त निकाला और सुनो पाकिस्तान को, और जो इस वक्त इजराइल फ़लस्तीन की ओवरऑल सिचुएशन है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। हम लोग यहाँ पर ब्रेक शामिल करेंगे जी, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद दिलचस्प स्टोरीज़ भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक और अहम खबर, चूँकि हम जंग का जिक्र कर रहे हैं तो इसी मुनासिबत से आपको ये भी बताते हैं कि नाज़रीन, जंग सिर्फ जो है वो इंसानी ज़िंदगी पर ही असरअंदाज नहीं होती, बल्कि ये माहौलियात की तबाही का भी सबब बनती है। और आज दुनिया भर में जंग में हथियारों के बेदरेग इस्तेमाल और माहौल के इस्तेहसाल की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। तो जी रिपोर्ट मुलाहिजा की आपने, जंगी हथियार इंसानों के लिए कितने ख़तरनाक हैं, माहौल के लिए कितने ख़तरनाक हैं, ये हम सब जानते हैं। आलमी दिन भी हमारी जानिब से मनाए जाते हैं। कुछ दिन पहले हमने यूनाइटेड नेशन का आलमी दिन मनाया था, आज हम इन जंगी हथियारों का आलमी दिन मना रहे हैं। तो क्या हम दिन ही मनाते रहेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे? और बेसिकली जो दिन मनाने का भी कॉन्सेप्ट है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि पूरी दुनिया को ये बावर कराया जाए, ये पैगाम पहुंचाया जाए कि नाजरीन, ये जो सूरत हाल है वो कितनी ख़तरनाक है। जंगी हथियारों की रोकथाम का चूँकि आलमी दिन है तो इसके लिए डिसाइसिव एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जंग किसी मसले का हल नहीं होती, और जंग शुरू करना किसी भी मुल्क के हाथ में ज़रूर है, लेकिन फिर वो मुल्क उसे ख़त्म नहीं कर सकता। Exactly. फिर वो मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। और इसकी जो बहुत बड़ी मिसाल है वो जो इस वक्त इंसानी तारीख में 2 अजीम जंगें हो चुकी हैं, और वो इसका जीता जागता सबूत है कि मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, लेकिन हासिल वसूल कुछ भी नहीं। Exactly. और फिर एट द एंड आपको कुछ हासिल नहीं है, हम ये देख चुके हैं, हमारे पास सारी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सपोर्ट कर रहे हैं जंग को। ऐसे जो ही। ताकतें हैं, मेरा इशारा उनकी जानिब है बिल्कुल। कि मजलूमों के साथ जुल्म हो रहा है, और ताकतें जो हैं वो फिर भी बर्दाश्त कर रही हैं, वो कह रही हैं कि पैसे दे रही हैं, फंडिंग कर रही हैं कि आप जाएं और हथियार चलाएं और बम फेंकें। और लेकिन उसके लिए जो हम सॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं वो हम कहते हैं शील्ड क्रॉस फायरिंग। और वैसे उसके शायद साथ मानो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर जगह ही एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह से जब हम आलमी ताकतों का जिक्र करते हैं, वहाँ पर कुछ पॉलिसी मेकर्स ऐसे हैं जो ताकत को फ़रोग देते हैं, जो ताकत के ज़रिए अपना कंट्रोल जमाना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे लोग भी मौजूद हैं और वो भी भरपूर इक्वल फोर्स के साथ काम कर रहे हैं, जो इंसानियत से मोहब्बत करने का दर्ज देते हैं ऐसा और जो चाहते हैं कि मोहब्बत से दिल जीते जाएं, ना कि जंग से मैदान जीते जाएं। तो बहरहाल ये दिन आज मनाया जा रहा है जंगी हथियारों की रोकथाम का। अल्लाह करे जी कि वो दिन आए और दुनिया में अमन हो, और जहाँ जहाँ पर भी ना सिर्फ मुसलमान बल्कि इंसान जुल्म और बर्बरियत का रहे। शिकार हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ क्योंकि एट सुकून द है। एंड हम लोग अगर गजा की तरफ देखें तो उसके लिए जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, यानी वहाँ पर इतने बम फेंके गए हैं, इतने बम फेंके गए कि हिस्ट्री में बताया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन की जो 1.5 साल की जंग थी उसमें इतना नुकसान नहीं हुआ, इतने बम नहीं फेंके। हिरोशिमा पर जो एटॉमिक बम मारा था उससे भी ज़्यादा है। और बिल्कुल। इसको जो उसके लिए टर्म यूज़ कर रहे हैं वो बड़ी आसान सी टर्म है जी, ह्यूमन शील्ड्स, क्रॉस फायरिंग कर रहे हैं हम, और इसके साथ साथ फ्रेंडली फायर किए जा रहे हैं। नाजरीन, बहरहाल जी सिलसिला जारी रहेगा, किस्से कहानियाँ मजीद भी आपके साथ शेयर करेंगे, अहम खबरें भी शेयर करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्की सियासत की। तो इलेक्शन की तारीख आने के बाद तो सियासी हलचल में इजाफा दिखाई दे रहा है। इंतखाबी माहौल गर्म हो रहा है। लीगी कायद नवाज शरीफ ने इस हफ्ते से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान भी किया है और इत्तलात ये है कि नवाज शरीफ पहला जलसा मानसहरा में करेंगे। इसके साथ वो सियासी कुव्वतों को एक साथ बिठाने के लिए सरगर्म हैं। उन्होंने मुआशी मसाइल और दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुल्की सियासी क़यादत से मुशावरत का फैसला भी किया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। राना साहब, हम देख रहे हैं नवाज शरीफ रवां हफ्ते सियासी सरगर्मियां शुरू करने जा रहे हैं। नून लीग का बयानिया क्या होगा इस सारी सूरत हाल में? मुआशी हिकमत अमली इस बार कैसे मुख्तलिफ होगी? कोई ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहे। तो नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे और मुल्क को वो मुआशी मसाइल से निकालेंगे, क्या समझते हैं आप? देखें, चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए उन्हें हाई कोर्ट में 2 केसेस में अभी बरी होना है। और जो नजर आ रहा है, क्योंकि केसेस में तो कुछ नहीं था पहले भी, और अब वो जब समाअत के लिए लगते हैं तो अगर वो बरी हो जाते हैं तो जाहिर है फिर चौथे दफा वजीर आजम के वो कॉन्टेस्ट में शामिल हो जाए। कहा जा रहा है ना कि उनको रिलीफ मिल रहा है सारे में, एक एक करके वो भी माफ कर दिए जाएंगे केसेस। नहीं, केस माफ नहीं होते, पहले केस बनाए गए थे जो जाली थे, सजाएं जाली दी गई थी। पनामा से अकामा, अकामा से ब्लैक लॉ डिक्शनरी। उस वक्त इंसाफ तेजी से पाकिस्तान के कानून से बाहर निकल के दिया गया था और फिर छक्के चौके लगाते हुए मॉनिटरिंग जज लगाए और फिर सजाएं दिलवाई। जो मेन सजा थी एवन फील्ड की, आपको पता है कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर बरी हो चुके हैं। और नैब ने उस दिन, जिस दिन मरियम नवाज को बरी किया गया था, तो कहा था कि हमारे पास नवाज शरीफ के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है कि ये फ्लैट उनकी मलकियत के हैं, क्योंकि पहले दिन से नवाज शरीफ के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज ने दावा किया था, मीडिया में आके कहा था कि ये फ्लैट मुझे मेरे दादा ने दिए और मैं इनका ओनर हूँ। वो ओनर आज भी मौजूद है। बाकी कहानी थी अल अजीजिया में, देख लें कि जज अरशद मलिक ने बता दिया था कि उनसे कैसे फैसला लिया गया था, लेकिन उस वक्त आसिफ सईद खोसा साहब ने उस फैसले में उस जज को तो उड़ा दिया और वो चले गए और उनको नौकरी से भी बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने निकाल दिया। लेकिन नवाज शरीफ के फैसले पे लिख दिया कि जी ये जब अपील सुनेंगे तो तब आप देख लेंगे इस जज का कंडक्ट के बारे में, जो कि अब अपील सुनी जानी है। मुझे नहीं लगता कि उन केसेस में कुछ है। ये नहीं है कि माफ कर दिए जाएंगे, वो अपने मेरिट पे जाके खत्म हो गए, रोके गए थे, चीजें उस वक्त फैब्रिकेट की गई थी। आज हालात दूसरे हैं। तो आज दूसरी तरफ उनके मुखालिफ हैं इमरान खान, जो जेल में है, और उनके मामलात अब हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं कि उनकी जमानत भी वहीं पे जा रही है। और जो जेल ट्रायल रोकने का फैसला मुस्तरद हुआ था, वो भी आज उनके वकील इतलात ये हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में हामिद खान चैलेंज करने जा रहे हैं। और जेल ट्रायल भी कल से शुरू हो रहा है। बाज़ाब्ता वो जो उनके गवाह उनके खिलाफ हैं, उनके बयानात कलम बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट कब स्टे देती है, कब जमानत लेती है, ये आने वाले दिन में बड़े दिलचस्प मराहिल होंगे कि एक तरफ नवाज शरीफ की अपीलें लगेंगी, दूसरी तरफ इमरान खान की साथ। लेकिन ना अब अपील उनकी भी लगी हुई है हाई कोर्ट में, उनके वो भी कहते हैं मुझे तोशाखाना केस में बरी किया जाए, लेकिन इस वक्त 5 साल के लिए नाअहली इमरान खान की भी है। तो दोनों मुखालिफिन एक दूसरे के दोनों अदालतों में मौजूद हैं और हमें देखना होगा कि मेरा ख्याल है 15-16 दिसंबर से कागजात नामजदगी वसूल होने हैं। तो उससे पहले पहले अगर इनकी सजाएं खत्म हो जाती हैं कि कागजात इनके एक्सेप्ट हो जाएं, जब तक इतराजात लगते हैं, तो ये 1-1.5 महीना बहुत मजे का होगा, सियासत का भी, जोड़ तोड़ का। बिल्कुल, 1-1.5 जो बात महीना आपने मजे का कही, होगा। अभी राना साहब आपने बोला है कि नवाज शरीफ साहब पर जो केसेस हैं वो इतने जानदार नहीं हैं और बिल्कुल अगर वो बेगुनाह है तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर जो केसेस हैं उस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो कितने जानदार हैं? ये मकाफात अमल है कि उन्होंने जो गड़े दूसरों के लिए खोदे, आप उस पर मुस्कुराएं या कुछ कहें, हमें तो हकायक पे बात करनी है। बिल्कुल, वो दूसरों के लिए जो गड़े खोदते रहे और उस गड़े में खुद गिर गए। वो वाहिद वजीर आजम के उम्मीदवार थे जो इखलाकी तौर पे दावे करते थे हमालिया से बुलंद। वो कहते थे मैंने 50% रेट कर दिया और उन्होंने 20% रेट पे तोशाखाना से ताइफ हासिल किए। बहुत सारे ताइफ जो सामने भी नहीं, और वो इंक्वायरियां अभी चल रही हैं। ये उस शख्स के लिए थे जो कहता था मैं साइकिल पे जाऊंगा, वो हेलीकॉप्टर से उतरा ही नहीं पूरे वजारत उस्मा में। मैं और आप जांचेंगे उनको उनके दावों में, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, उनके ये दावे नहीं
उन्होंने अपने काम किए, अच्छे किए, बुरे किए, वो भी जांचेंगे हम। जांच रहे हैं किसने क्या किया 15 साल में सिंध में, हम उसको भी देख रहे हैं। नवाज शरीफ को जितने टेन्योर मिले उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई वो भी देख रहे हैं। जो कारकर्दगी उनके भाई की वजारत उज़्मा में बनी, जाहिर है कि वो एक डूअर के तौर पे मशहूर थे, और वो जब एक कोलिशन गवर्नमेंट में आए तो बुरी तरह फंस गए, वो रिजल्ट्स नहीं दे सके। उसका खमियाजा उनकी पार्टी और वो खुद भी भुगत रहे हैं। ये सब चीजें हैं जो मेरे और आपकी दिलचस्पी की है। राना साहब, अभी कि हम आपने उन्हें कोलिशन देखेंगे। गवर्नमेंट का चूंकि जिक्र किया तो आसिफ अली जरदारी साहब याद आ गए। उनकी जानिब से कहा गया था कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम हमने बनवाया है, तो आइंदा इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी से ही वजीर आजम होगा। कितना दुरुस्त लगता है आपको दावा? क्योंकि जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्हें फिर जोड़ तोड़ का माहिर भी समझा जाता है। वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं। उन्होंने तो जब गवर्नर थे लतीफ खोसा पंजाब में, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था अब जियाला वजीर आजम यहाँ वजीर आला आएगा, नहीं ला सके। ये जोड़ तोड़ चलते हैं, जब दाव लग जाए तो जोड़ तोड़ हो गया। शेख रशीद भी दावे करते हैं, कोई एक सच हो गया तो उन्होंने अगले 5 साल फिर उसी सच पे वो सच सुना सुना के हमें सरकारी सच और आधा सच और सच्चे मियाँ बन के दिखाया। वो कितनी दफा गिराओ जलाओ की बातें करते थे, अब वो क्या बात करते हैं। यहाँ पे सियासतदान इस तरह दावे करते हैं। अमली मुजाहरा उनका होगा कि उनके बेटे को ना बीएपी मिली, ना वो आईपीपी मिली, ना उन्हें पार्लियामेंटेरियन मिली, तो वजारत उज़्मा। फिर उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ को एक बयान आया नहीं बनने नहीं दूंगा, तो कल उनके सेक्रेटरी जनरल पार्टी के नैयर बुखारी साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की, आसिफ अली जरदारी साहब ने। अब आप देख लें, बयानात चलते रहेंगे, काम होता रहेगा। अब इलेक्शन आ रहे हैं और उसकी तैयारी करनी है। नवाज शरीफ के बारे में कल से ये खबर आ रही है कि वो तमाम कोई एपीसी की कर रहे हैं। मैंने जब चेक किया तो मुझे तो कोई चीज एपीसी की सूरत में अभी तक तो नजर नहीं आई। उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो तमाम हलीफ जमातों से मिलेंगे, जी। वो प्लान कर रहे हैं। मतलब ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान तो इसी बाहर में हैं, पीटीआई के जरदारी साथ साहब उनके हाथ में हैं। मिलाएंगे नवाज शरीफ, क्या लगता है आपको? मेरा ख्याल है कि वो अगर हम कहें रवादारी की बात पे, तो पीटीआई आज ही अगर कह देना तो आपको पता है पीटीआई क्या कहेगी, चोर डकैत हमसे मदद लेने आ गए, ये वो है, और हम इनको एनआरओ नहीं देंगे। वो जेल से बैठ के भी एनआरओ नहीं देंगे। वहां पे सियासत या रवादारी नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है। अल्लाह करे कि उनके यहाँ प्रिवेल हो। नवाज शरीफ तो वजीर आजम होते हुए भी उनके पास चल के बनी गाला चले गए थे, और फिर वो बदले में उन्होंने एक सड़क मांग ली थी बनी गाला की, वो भी दे दी थी नवाज शरीफ ने। क्या किया नवाज शरीफ ने? वो धरना दे के बैठे रहे, चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आ सके, तो उन्होंने फिर कहा कि चलें फिर अब आप बैठे रहें। फिर एपीएस पे बुलाया, और वो नखरे में थे, तब भी नवाज शरीफ ने बुला के उनको सानिया एपीएस पे बिठाया साथ फिर टेबल पे। सियासतदान तो यही कुछ करता है। राना लेकिन खान साहब, साहब ने जावेद कुछ और ही हाशमी करके साहब दिखाया। कहते हैं कि आइंदा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे। क्या ये मंतक क्या है इस सारी बात के पीछे, क्यों नहीं बने? तो हमारे पुराने दोस्त हैं, अल्लाह करे कि वो एमएनए बन जाएं। वो तो सारे दावे मैं यही कह रहा हूँ, सियासतदानों का यही कुछ है कि जी वो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा पता नहीं मुझे नून टिकट देगी कि नहीं, मैं लड़ूंगा। वो ठीक है, बात करें, हो सकता है वो सच ही हो जाए और हो सकता है वो बिल्कुल गलत हो जाए। सियासत हाशमी इसी साहब चीज का नून नाम लीग है का कि टिकट आप मांग रहे हैं। अगर वो ये बयान ना देते तो आप और हम ये डिस्कस ही ना कर रहे होते जावेद हाशमी को, अगर वो ये बयान ना दे रहे होते कि वो एक शादी की तकरीब में थे जहाँ यूसुफ यानी आप कह रहे हैं थे। कि उन्होंने ये बयान इसलिए दिया है कि वो खबरों में रहे, सुर्खियों में? खबरों में रहने का हर सियासतदान को फन आता है, जब कोई मौका हो वो बात कर लेते हैं। और ये बात ऐसी थी जो सारे नेशनल मीडिया ने भी उठा ली, आप और हम सारे डिस्कस भी कर रहे हैं, तो इसी को रेलिवेंसी कहते हैं। राना साहब, अभी माजरत के साथ वक्त की किल्लत है, बस ये बता दीजिएगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने अब इंतखाबी मुहिम और जलसों की इजाज़त दी है पीटीआई को, तो अब पीटीआई अगर भरपूर अंदाज से इंतखाबात में हिस्सा लेती है तो क्या लगता है आपको मुखालिफ इनको कितना टफ टाइम मिल सकता है? पीटीआई को सबसे पहले जिनके खिलाफ उन्होंने बगावत की थी उनके साथ को रास्ता बनाना पड़ेगा। 9 मई वाला वाकया, स्टेट और फौज के साथ लड़ाई थी, उनको पहले अपने उस बयानिए के ऊपर बाज़ाब्ता वजाहत देनी होगी कि वो कहाँ खड़े हैं, उनकी लीडरशिप कहाँ खड़ी है। उसके बाद आप और हम इंतखाबी मुहिम और ऑर्डर्स के ऊपर बात करेंगे। ऑर्डर को इम्प्लीमेंट हो गए, आपने जलसे करा लिए पंजाब में भी और केपी में भी। अभी बहुत टाइम है, अभी इलेक्शन की ना शेड्यूल आया है और उससे पहले बहुत कुछ होना है। बहुत सारे लोग दाएं बाएं होंगे, नए इत्तेहाद बनेंगे। अभी तो नवाज शरीफ ने मिलना शुरू करना है लोगों के साथ, फिर नाराजगियां और मोहब्बतें बढ़ेंगी। इंतखाबात हो जाएंगे ना राना साहब, जो डेट अनाउंस हुई है उस पर? अब मुझे नहीं पता आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, आपकी चीफ जस्टिस का ऑर्डर है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन हो जाएंगे जी। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आपने खुसूसी वक्त पाकिस्तान को वक्त दिया और जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। तो नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पर जाएंगे हम और हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जी सियासत की दुनिया से अब टेक्नोलॉजी की दुनिया की तरफ रुख करते हैं। टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने खदशा जाहिर किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बायस बतदरीज दुनिया भर में हर फर्द मुलाजिमत से महरूम होना पड़ेगा। एआई टेक्नोलॉजी तारीख की सबसे ज्यादा इंतशार अंगेज ताकत बन सकती है। लंकाशायर हाउस में बरतानवी हुकूमत के एक इवेंट से खिताब करते हुए एलॉन मस्क ने यह कहा है कि मुश्किल है कि ये बताना एग्जैक्ट कि कब ऐसा होगा, मगर एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब मुलाजमत की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं जानता कि इससे लोग खुश होंगे या नहीं, मगर ये मुस्तकबिल का एक बड़ा चैलेंज होगा। हम अपनी जिंदगी का मकसद कैसे तलाश करें, तो ये आने वाले दिनों में एक बड़ा सवाल बन जाएगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती रही और वो खुद इनहसार करना एक दफा उसको आ गया तो फिर उसके बाद नौकरियां जाएंगी। तो ये बात कर तो काफ़ी देर से खतरा जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह से एआई टेक्नोलॉजी आगे मैदान में बढ़ रही है और एआई टेक्नोलॉजी से जो रोबोट काम कर रहे हैं वो इंसानों से ज़्यादा रोबोट काम कर रहे हैं। यानी एक रोबोट जो है वो 10 इंसानों के मुताबिक एक कम वक्त में काम कर सकता है। तो फिर इंसानों की जो नौकरियां वो ख़तरे में हैं। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि इंसान भी अपने आप को साथ ही साथ जो है ना वो अपडेट करें, क्योंकि अपडेट करेंगे तो ही एआई से मुकाबला कर सकेंगे। और वहाँ पर ये भी बताया गया है कि एआई को एक तरफ तो बड़ा फ़ायदा करार दिया गया है, लेकिन ये माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि ये ख़तरनाक तरीन वैसे एक और राइटर हैं बड़े ज़बरदस्त, नोआ हरारी, जोएल नोआ हरारी, और यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम में पढ़ाते भी हैं वो। उनकी जानिब से जो किताबें लिखी गई हैं, 3 बड़ी खूबसूरत किताबें हैं, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। होमो सेपियंस, होमो ड्यूस और फिर 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी। इन तीनों किताबों के अंदर, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो 2 अगली किताबें हैं उसके अंदर उन्होंने मौजू बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक टॉपिक को। बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है जी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर सोफिस्टिकेटेड होती है तो उसे ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ जो नौकरियां हैं वो अगर ऑब्सोलीट होती हैं, कुछ पेशे अगर खत्म होते हैं, लेकिन साथ ही साथ नए मौके और नई जो जॉब्स हैं वो भी जन्म लेंगी। क्योंकि ये हमारा भी ये ईमान है कि जो इंसान है वो ऐसे नाकारा नहीं बैठ सकता। इंशाल्लाह अल्लाह ने उसके लिए कोई दूसरा प्लान ज़रूर रखा होगा और बेहतरी होगी इसमें। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत तरीक़ों से ख़तरनाक भी है। जब इंटरनेट आया था तो लोग बड़ा खुश भी हुए थे, लेकिन उससे बहुत सारे लोगों को नुकसानात का भी सामना करना पड़ा। जो आजकल हम ट्रेंड्स देख रहे हैं डिफरेंट तरह के, ये भी एक किसी की भी आप लाइफ में 2 मिनट के अंदर कोई भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं इससे। और एक और ख़बर है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कि टेक्नोलॉजी जो है वो सोलर सिस्टम की बात करें तो जिद्दत की बात है ये। और सोलर सिस्टम जो है वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि 3 करोड़ से ज़ायद घरों की तवानाई की ज़रूरत पूरी की जाएगी। जर्मनी की इंस्टीट्यूट है कार्लज़ो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इन्होंने ये तहकीक की और तहकीक में ये सामने आया है कि यूरोप के 4 करोड़ 10 लाख तनहा घरों के 50% से ज़ायद 2020 तक तवानाई के अतबार से खुद इन्हिसार हो सकते थे। महक़क़ीन के मुताबिक साल 2050 तक ये शरह 75% तक जा सकती है। सोलर सिस्टम में यह जिद्दत घरों के लिए टेक्नोलॉजी को मज़ीद सस्ता कर देगी, जिसकी वजह से आइंदा दहाइयों में बिजली के ग्रिड की झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन महक़क़ीन यहाँ पर कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर ग्रिड से बिजली को छुटकारा ना दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है, मेरे ज़हन में भी ये बात आई है कि अगर आप टोटल सोलर सिस्टम पर इन्हिसार करेंगे या उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो होगा ये कि जैसे पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे दिन आते हैं कि लाइक सूरज नहीं आता, और ठंड में ऐसा होता है कि फॉग का मौसम रहता है। कभी कभी तो बाहर तो ऐसा होता है कि महीनों सूरज नहीं देखा जाता, और आपका अपना सोलर सिस्टम भी तो खराब हो सकता है। हाँ, सोलर सिस्टम खराब हो सकता है। तो ऐसी सूरत में आपके पास जो है वो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, और वो है ग्रिड। तो ग्रिड से छुटकारा नहीं हासिल करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। और पाकिस्तान में भी अब तो ये ट्रेंड, बल्कि ट्रेंड नहीं कह सकते, इसे ज़रूरत अब तो कह ले तो ये गलत नहीं होगा, बन गई। जितने ज़्यादा बिजली के बिल आते हैं, यूनिट जितना महंगा हो गया है, मेरे ख्याल से जो शख्स अफोर्ड कर सकता है, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि सब्सिडाइज करके इस सहूलत को, इस टेक्नोलॉजी को मजीद सस्ता करें, ताकि हर शख्स अपने घर में सोलर पैनल्स और ये पूरा एक सिस्टम लगवा सके, ताकि फिर जो इजाफी बिजली पैदा हो थ्रू ग्रिड स्टेशन वो बैकअप के तौर पर रहे, और वो दूसरे पावर प्लांट्स या और कहीं पे अगर हुकूमत को ज़रूरत है तो वहाँ पे वो ज़रूरत हम पूरी कर सकें। लोग बड़ा यूज़ कर रहे हैं उसको, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं कि अगर 4 एसी भी चला रहे हैं, एक दफ़ा आप इस पे पैसे लगा दें, इन्वेस्टमेंट कर दें, उसके बाद जो है आई थिंक आपने बैटरीज पे पैसे लगाने। लेकिन अभी भी ये अच्छा खासा महंगा है ना, अभी भी एक खास तबका ही है जो इसे अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल, ज्यादातर आबादी का जो हिस्सा है वो सोलर पैनल्स और इस सिस्टम को भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मजा तो किसी भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, मजा तो किसी भी सहूलत का, टेक्नोलॉजी का तब है ना कि जब निचले लेवल तक वो जाती है। हाँ, और हर शख्स उससे इस्तेफादा हासिल जब आपने अपर मिडिल क्लास या सिर्फ एलीट क्लास के लिए सिस्टम डिजाइन करना है तो फिर उसका तो ऐसा कोई उस तरह से एडवांटेज नहीं है।
तो मेरे ख्याल से जो है हुकूमत को चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए, सब्सिडाइज करें, बल्कि अप्रिशिएट करें हर उस शख्स को कि जो रीन्यूएबल एनर्जी की जानिब बढ़ रहा है, और जो शख्स अपने घर को भी सोलर पैनल पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, इट्स वेरी गुड थिंग। और क्योंकि अब जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर तो ये प्रॉपर एक रूल बन गया है, वहाँ इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है वहाँ पे। और वो तो 2050 तक का टारगेट सेट करके हमारे यहाँ एक तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू, इलेक्ट्रिसिटी कम होने का इशू, उसके साथ साथ बिजली जाने का इशू, उसके साथ तारों से चिमटने का इशू से लेकर ये चीजें जो हैं ये कम हो जाएंगी और हम भी खंभों से। शहरबानों ने तारों से चमटने की बात की, बड़ी जरूरी, और हम ब्रेक से चमट चुके हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शहदाए जम्मू इस तजदीद अहद के साथ मना रहे हैं कि हक़ खुद इरादियत के हसूल तक शहदा के मिशन को जारी रखा जाएगा। 1947 में जम्मू के मुसलमानों की दिल दहला देने वाली नस्ल कुशी दुनिया का सबसे बड़ा सानहा था, जिसमें लाखों मुसलमान मारे गए थे। इसी पर बात करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, 1947 में जम्मू के मुसलमानों की होने वाली नस्ल कुशी दुनिया का सबसे बड़ा सानहा है, जिसमें अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए लाखों मुसलमानों को कत्ल किया गया। आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? 6 नवंबर जम्मू और कश्मीर के आवाम के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। ये वो दिन है जिस दिन हिंदुस्तान ने बेगुनाह, निहत्ते, मासूम और सिविल आबादी के लोगों को जम्मू के सांबा के जंगलों में जिन्हें कत्लेआम जिनका किया, और ऐलान ये करवाया गया कि पाकिस्तान जाने के लिए ट्रांसपोर्ट तैयार है, और जो लोग सियालकोट जाना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो लोग अपने घरों में से निकल आए, दूध पीते बच्चों को, शीरखार बच्चों को साथ लेके निकल आए, और साजो सामान छोड़ कर निकल आए, पाकिस्तान आने की खुशी में निकल आए। पूरी फैमिलीज निकल आई, बूढ़े बच्चे मर्द औरतें इकट्ठे हो के आ गए। जो जब उन्हें मतलूबा जगह पर पहुँचे तो वहाँ चारों तरफ से जो है उन्हें इंतज़ामिया और पुलिस ने घेर के रखा हुआ था। उन्होंने ये तासर लिया कि शायद ये सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, उनके लिए हिफाजती इंतजाम हैं, बाज़ार तासर भी यही दिया जा रहा था। लेकिन जब लोग, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँच गए, तो उस वक्त RSS के और विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के गुंडों ने कत्लेआम का सिलसिला शुरू किया। ये कत्लेआम जो है इस जनूबी एशिया की तारीख़ का बहुत बड़ा कत्लेआम है, बहुत बड़ा मैसेकर है। इसे टाइम्स ऑफ लंदन ने और दुनिया की बैनुल-अक़वामी जराइद ने 2.5 लाख कत्लेआम लिखा है एक हफ़्ते के अंदर। और हमारे नज़दीक, हमारे जो मकामी इदारों शुमार हैं, उनके नज़दीक ये कत्लेआम कोई 4 लाख से भी ज़्यादा है, 4 और 5 लाख के दरमियान है। तो ये दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। ये दिन हिंदुस्तान की कत्ल गारत गरी की याद दिलाता है। ये दिन जो है वो जम्मू और कश्मीर के अवाम को और सारी दुनिया को इस 6 नवंबर के एहतजाज के ज़रिए याद दिलाता है कि हिंदुस्तान ने किस तरह बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद की तकसीम के मंसूबे पर गुफ्तगू करने के बावजूद, मुज़ाकरात करने के बावजूद, नेगोशिएशन करने के बावजूद किस तरह उसको सबूताज किया। यानी एक तरफ लॉर्ड माउंटबेटन का 3 जून का प्लान है जिसमें हिंदुस्तान शरीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया कांग्रेस और ग्रेट ब्रिटेन, तीनों ने मिलकर मुज़ाकरात किए, और मुज़ाकरात में तय हुआ कि जो अक्सरियती इलाके हैं वो मुसलमानों के, वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, और जो हिंदू अक्सरियती इलाके में हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। तो कश्मीर, चूँकि जम्मू और कश्मीर उस वक्त 87% से ज़ायद मुसलमानों का मुल्क था, इलाका था, रियासत थी, तो उसको पाकिस्तान के साथ खुद ब खुद शामिल होना था। लेकिन इस सारी बात के बावजूद हिंदुस्तान ने कत्लेआम किया। तो आज का दिन सारी दुनिया को इस बात की याद दिलाने के लिए मुज़ाहिरे, एहतजाज, यौम स्याह, मुज़ाकरात, सेमिनार सारी दुनिया भर में होते हैं, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि हिंदुस्तान का असली और मखरू चेहरा जो है वो आज लोग मोदी को देखते हैं। ऐसा नहीं है, ये काम मोदी से बहुत पहले जो है वो पाकिस्तान बनते ही हिंदुस्तान की क़यादत ने शुरू कर दिया था। जी बिल्कुल सरदार साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये कहिएगा कि जम्मू में मुसलमानों की अक़लियत में बदलने के लिए हरी सिंह से शुरू होने वाला मुसलमानों का कत्लेआम बदकिस्मती से आज तासुब पसंद मोदी के दौर में भी जारी है, तो मोदी सरकार को कौन लगाम डालेगा? यहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हिंदुस्तान जो है वो हमेशा मुसलमानों की आबादी को बिगाड़ना चाहता है। आप अगर 47 की और 48 की हिजरत देखें
आप 65 की हिजरत देखें, आप 70s की हिजरत देखें, आप ये जो लेट 80s और 90s में जो महाजरत हुई उसको देखें, तो हिंदुस्तान का एक तयशुदा मनसूबा है कि वो जम्मू और कश्मीर में मुसलमान अक्सरियती इलाकों को अक़लियत में तब्दील करना चाहता है। और ये जो लगाम देने की बात है उसके कई मारूफ तरीके हैं, चूँकि हिंदुस्तान को चीन की मुखालफत की बुनियाद पर, पाकिस्तान की मुखालफत की बुनियाद पर मगरबी दुनिया ने खुली छुट्टी दे के रखी हुई है, इसलिए इसके कई तरीके ऐसे हैं कि जिनको आजमाने की ज़रूरत है। एक ये है कि 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने जो इलाके मदगम किए, जिनकी हैसियत और शनाख्त ख़त्म की, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो ख़ुद भी और अपने तमाम हमनवा ममालिक को, दोस्त ममालिक को ये बात उन पर वाज़े करे कि हम 5 अगस्त 2019 के पहले वाले कश्मीर पर मुज़ाकरात करेंगे, जब भी मुज़ाकरात करेंगे, और इस्तिस्वाब राय जो है वो जब भी होगा वो 5 अगस्त 2019 से पहले वाले कश्मीर पर होना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरा लगाम देने की बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर लोग ये बात महसूस करते हैं कि मोदी जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी चल रहा है उस रास्ते में मणिपुर पर क्या हो रहा है, खालिस्तान में क्या हो रहा है, चिकन एक्ट स्टेट्स में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, जूनागढ़ में क्या हो रहा है, खालिस्तान में क्या हो रहा है, खालिस्तान की तहरीक कहाँ पर पहुँच गई है, और कनाडा में सिखों के कत्लेआम पर, एक सिख के कत्ल पर दुनिया का रद्द-ए-अमल क्या है, कतर के अंदर एयरफोर्स और नेवी के जो अफसरान को फांसी दी गई, उसके बाद का चेहरा किस तरह बेनकाब हुआ है। तो हिंदुस्तान को लगाम हिंदुस्तान के अंदर से भी पड़ सकती है, हमारी तरफ से भी पड़ सकती है, आलमी बरादरी की तरफ से भी पड़ सकती है। हमें चाहिए कि हम वो इक़दामात करें। जी बिल्कुल, लगाम तो डालनी पड़ेगी। अगर हम देखें 7 दहाइयों बाद भी कश्मीरियों के मसाइब ख़त्म नहीं हुए सरदार साहब, तो हरी सिंह की तरह मोदी सरकार भी आबादियाती तब्दीली के लिए सरगर्म है। जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल कराने में बेबस नजर आ रही है, ऐसा क्यों? देखिए, एक तो 2-3 बातें समझनी चाहिए। एक तो ये समझना चाहिए कि ये जो आलमी बरादरी है और बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, उनका एक मुस्तकिल मसला है। ये यूनाइटेड नेशन हो गया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन हो गया, और इसी तरह के जो आलमी इदारे हैं, इनके जो माली अखराजात हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा तनहा अमेरिका ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। पहला इन्फ्लुएंस जो अमेरिका इन इदारों के ऊपर कर रहा है वो उनके माली अखराजात, उनके जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है और उनका जो बजट है उसका 60-70-80% अमेरिका ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। ये दुनिया के बाकी मुल्कों को चाहिए, बड़े मुल्कों को चाहिए, चीन को चाहिए, फ्रांस को चाहिए, बरतानिया तो शायद इस तरह की पॉलिसी पर अमेरिका का हलीफ है, और इसी तरह रूस को चाहिए। दुनिया के बाकी मुल्कों को चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो बजट है आलमी इदारों का, इसमें तवाज़न पैदा करें ताकि अमेरिका का एक तरफा जो असर रसूख है उसमें थोड़ा सा एतदाल पैदा हो। एक बात तो ये, और दूसरी बात यह है कि ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर ये रियलाइजेशन हो रही है, ये एहसास तेज़ी के साथ हो रहा है कि मोदी सरकार जिस पॉलिसी पर गामज़न है उससे हिंदुस्तान के वजूद को शदीद और संगीन ख़तरात लाहक हो गए हैं। अब हिंदुस्तान ऐसी जगह पहुंच गया है कि जहां मणिपुर के जो वाक़ात हैं, पहले तो मुसलमानों का कत्लेआम था, लेकिन ईसाइयों का और हिंदू का के दरमियान जो कुछ हो रहा है। फिर ये है कि चीन के असर रसूख ने इस खित्ते के अंदर जो हिंदुस्तान का माशी तसल्लुत था उससे बेशुमार मुल्क आज़ाद हो गए हैं, और अब उनके इक़्तिसादी मफादात जो हैं वो चीन के साथ वाबस्ता हो गए। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी इस खित्ते में मौजूद है, और फिर इसी तरह के दूसरे इक़दामात हैं। ये जो चिकन एक्ट स्टेट्स हैं, ये सारी की सारी यूँ लगता है कि हिंदुस्तान के तसल्लुत से आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर भी इस बात का एहसास है कि जो हिंदुत्व की जो पॉलिसीज़ हैं और बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं, इससे हिंदुस्तान के वजूद को ख़तरा लाहक हो रहा है, और उसको रोकने के लिए हिंदुस्तान के अंदर से भी इक़दामात हो सकते हैं। और आलमी इदारों को भी चाहिए कि वो ज़्यादा देर तक गैर मुनसिफाना निज़ाम की हमायत नहीं कर सकते। अगर करते रहेंगे तो फिर इनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। अब ब्रिक्स बन गया है, एक और बैनुल-अक़वामी इदारा वजूद में आ गया है, कई इलाकाई इदारे वजूद में आ रहे हैं। अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना किरदार दुरुस्त तौर पर अदा न किया तो इस बात का 100% इम्कान मौजूद रहेगा कि मुतबादल इदारे जो है
अब आप देखिए कि फ़लस्तीन के मामले पर जो है वो चंद मुल्कों ने करारदाद जो है उसकी मुखालफत की है और बहुत बड़ी तादाद में ममालिक है दुनिया में 100-150 से ज़्यादा ममालिक हैं जिन्होंने जंगबंदी की हमायत की है। अब ये मुल्क मिल के अपना मुतबादल यूनाइटेड नेशन भी कायम कर सकते हैं, तो इसलिए इन ख़तरात को इलाकाई तौर पर भी महसूस किया जा रहा है और आलमी तौर पर भी इनका नोटिस जो है वो यकीनन लिया जाएगा। जी बिल्कुल सरदार साहब, जैसे कि आपने भी फ़लस्तीन का जिक्र किया तो इसी से रिलेटेड सवाल है कि जी कश्मीर की तरह फ़लस्तीन में भी अब इसराइल की जानिब से जो बर्बरियत की जा रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी और बिलखसूस मुस्लिम उम्मा सिर्फ बयानबाजी तक ही महदूद है। तो इस मुजरिमाना फेल पर क्या आलमी इदारों पर किसी का एतमाद बरकरार रहेगा? देखिए, खाली आलमी इदारों की बात नहीं है, फ़लस्तीन का जो मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा क्रूशल है। फ़लस्तीन का मसला उम्मत मुस्लिमा के लिए एक टेस्ट की हैसियत रखता है, ख़ुद पाकिस्तान के लिए एक बड़े अहम टेस्ट की हैसियत रखता है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर इसराइल को रोका न गया इस कत्ल गारत गरी से, इस मसकर से, इस नस्ल कुशी से अगर रोका न गया तो इसराइल गज़ा तक महदूद नहीं रहेगा, इसराइल फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रहेगा। इसराइल फिर उर्दन की तरफ आएगा, शाम की तरफ आएगा, इराक़ की तरफ आएगा, यमन की तरफ आएगा, मिस्र की तरफ जाएगा। जहाँ जहाँ तक दूर और नज़दीक, सबसे पहले वो मशरक़ वस्ता में और फिर खलीजी ममालिक में अपने पर पुर्जे फैलाने की कोशिश करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको इस जारियत से, नंगी जारियत से रोका जाए। बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, दुनिया की किसी जंग में एम्बुलेंस और हॉस्पिटल्स पर फायर नहीं होते, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पर फायर नहीं होते, महाजर कैंपों पर फायर नहीं होते, लेकिन इसराइल ने एम्बुलेंसेस पर, अस्पतालों पर, यूनिवर्सिटीज़ पर, बच्चों और बच्चों के हॉस्टल्स पर और महाजर परागजीन कैंपों पर फायरिंग की है, रॉकेट बरसाए। और इस वक्त तक कितना बारूद इसराइल गज़ा के अंदर सर्फ कर चुका है कि जो कम से कम 2 एटम बम के बराबर है। ये आलमी इदारों की राय है कि 2 एटम बम के बराबर बारूद, कई हज़ार टन बारूद वो इस्तेमाल कर चुका है। तो इसराइल को रोकना उसका एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि अगर इसराइल को फ़लस्तीन में ना रोका गया तो फिर मुस्लिम ममालिक अपनी बारी का इंतज़ार करें। तीसरी बात यह है कि आलमी क़ुव्वतों के नज़दीक मुसलमानों की एक अहमियत है। मुसलमानों को अब सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए। दुनिया में 1.5 अरब मुसलमानों को अपनी क़ुव्वत का मुजाहरा करना चाहिए। अगर इसराइल के मामले में उनकी किसी बात पर अगर वो जंगबंदी भी नहीं करवा सकते, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, 4-5 ममालिक मिलकर अगर इस बात का ऐलान कर दें कि वो अगले 48-72 घंटे में जंगबंदी नहीं हुई तो जंगबंदी करवाने के लिए अपनी फ़ौजें जो हैं वो फ़लस्तीन में उतारेंगे, तो इससे जंगबंदी हो जाएगी। मेरा यकीन है कि इसराइल इतना ताकतवर नहीं है कि इन मुल्कों के साथ इन मुल्कों का रास्ता रोक सके। उसकी माशी ज़रूरियात भी हैं, इक़्तिसादी ज़रूरियात भी हैं, उसके दिफाई और सफारती मामलात भी हैं, तो इसलिए ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ख़ुद अकेला पाकिस्तान ही अगर थोड़ी सी मज़ीद ज़रूरतमंदी से काम करे, हमारे पास अल्लाह के फजल करम से लॉन्ग हेड जो है वो कैरियर्स मौजूद हैं, वार हेड्स मौजूद हैं और हम 3,500-4 हज़ार किलोमीटर तक फायर करने की सलाहियत रखते हैं। तो अगर पाकिस्तान बहुत सख्ती के साथ इस बात का नोटिस ले और उसमें तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और चंद ममालिक को शामिल कर ले तो मेरा यकीन है कि इसराइल को अपना तर्ज अमल तब्दील करना पड़ेगा। और फिर यही नहीं है बल्कि वहाँ फ़र्स्ट एड जानी चाहिए, वहाँ गल्ला और ख़ुराक जाना चाहिए और वहाँ अमन कायम होना चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए। और जिन इलाकों पर इस अरसे में इस 1-3-4 हफ्तों के दौरान फ़लस्तीन पर कि जिन इलाकों पर इसराइल ने कब्ज़ा किया वो इलाके खाली करवाने चाहिए और आलमी बरादरी को मिलकर ये जो तबाहशुदा इमारात हैं और ये जो जायदाद की और जो जानी और माली नुकसान हुआ है इसके अजाले के लिए इक़दाम करने चाहिए। बिल्कुल इक़दाम करने चाहिए और आलमी बरादरियों को होश के नाखून ज़रूर लेने चाहिए। उसके साथ मुस्लिम उम्मा को भी चाहिए कि मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करे और इसराइल के ख़िलाफ़ जो है इस जारहियत को जो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ की जा रही है इसराइल की जानिब उसको रोका जाए। आज के दिन के हवाले से भारत और आलमी बरादरी को आप क्या पैगाम देंगे? आज का दिन जो है वो 6 नवंबर के हवाले से मुझे एक रियासत जम्मू और कश्मीर के बाशिंदे की हैसियत से यही कहना है कि हिंदुस्तान सिर्फ मोदी को देखकर ये ना समझे कि उनके अज़ाइम क्या है। हिंदुस्तान के जो बीजेपी के अलावा कांग्रेस में लोग मौजूद थे और उस वक्त जो लोग मौजूद थे 47-48 में, उन्होंने भी किस तरह बेगुनाह आबादी का कत्लेआम किया। बिल्कुल जिस तरह आज इसराइल जो है गज़ा में
जो है कत्लेआम कर रहा है, इसी तरह का कत्लेआम जो है वो हिंदुस्तान की फोर्सेस ने और उन्हें एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत जो ही 3 जून का प्लान हुआ तो हिंदुस्तान ने पंजाब से, कपूरथला से और दूसरी जगहों से फ़ौजियों को सिविल कपड़ों में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुंतकिल करना शुरू कर दिया था। और ये जो कत्लेआम है ये RSS वालों ने भी किया, लेकिन बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पर फ़ौज के लोग थे, दस्ते थे जो सिविल कपड़ों में थे जिन्होंने ये कत्लेआम किया। तो आज का दिन हमें हिंदुस्तान की वादा खिलाफियों की, हिंदुस्तान की क़यादत की बददियानती की और हिंदुस्तान की क़यादत की सफाकी की, हिंदुस्तान की वहशत और बर्बरियत की याद दिलाता है। इसलिए इलाकाई तौर पर भी और आलमी तौर पर भी दुनिया इस बात का नोटिस ले कि हिंदुस्तान को अपने अज़ाइम से बाज रखे, वरना ये सारा ख़ित्ता किसी वक्त खुदा न खास्ता एटमी जंग की गोद में जा सकता है। बिल्कुल, बड़ा ही दुरुस्त पैगाम आपने दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम आपने दिया, दुरुस्त निशानदेही की आज के दिन की मुनासिबत से। सरदार अतीक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज चूँकि यौम शोहदा जम्मू कश्मीर मनाया जा रहा है और इसी मुनासिबत से बड़ी ज़रूरी बातें उन्होंने की हैं कि आलमी बरादरी को उसके नाखून लेने चाहिए। फ़लस्तीन में जो हो रहा है उस पर भी अमल करना चाहिए और जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है उस पर भी अमल करना चाहिए। वहाँ पर भी जो क्या कहते हैं ना, जो प्लेबिसाइट की करारदादें मौजूद हैं उसके मुताबिक अमल दरामद कराना चाहिए और लोगों को उनका हक़ खुद इरादियत देना मिलना चाहिए। तो अभी वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। बैक टू सुनो पाकिस्तान। आप देख रहे हैं हमने सेट चेंज कर लिया, हमारे साथ एक बड़े खास गेस्ट मौजूद हैं, सेगमेंट भी चेंज है और म्यूज़िक की बात होगी। और म्यूज़िक की बात करें तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम अपने नए टैलेंट को ना याद करें और अपने नए टैलेंट को यहाँ पर ना लेके आएँ, क्योंकि सुनो पाकिस्तान की ये रवायत है कि हम अपने पाकिस्तान के नए टैलेंट को ज़रूर मौका देते हैं। आज भी हमारे साथ पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे, हाँ, अवैस रज़ा नेकुकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और ये सुरीली आवाज़ के जादू तो जगाते हैं, उसके साथ साथ गिटार बजा लेते हैं और हारमोनियम और पियानो भी आप बजा लेते हैं। तो वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं वैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी हाँ, मैं खैरियत से। आप बताएं, आप दोनों कैसे हैं? वी आर गुड। आपसे तो पूरी स्टार वाइब आ रही है यार। आप तो पूरा फुल ये शश के ग्लासेस गिटार स्टार फुल स्वैग के साथ। आई थिंक ये इंसान की जो अपीयरेंस है वो बहुत मैटर करती है और ख़ास तौर पे आर्ट के हवाले से। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी नेसेसरी थिंग्स। ये आपने बड़ी ज़रूरी बात की। वैसे ये बताएं कि आपको शौक था म्यूज़िक का, मौसीकी का, या फिर जब आप यूनिवर्सिटी में थे तो आपको शौक पैदा हुआ? चेहरे पे काला चश्मा, हाथों में गिटार, आपको पता है फिर बंदा तो स्टार हो जाता है यूनिवर्सिटी का। कुछ लोग इस हवाले से भी ये चीज़ करते हैं। यूनिवर्सिटी से जो पहले मैं जब जनाब स्कूल का स्टूडेंट था ना, तो 7th क्लास में मैंने पोजीशन हासिल की थी ऑल पंजाब पे। फर्स्ट पोजीशन आई थी मेरी, ये 2012 की बात है। अवार्ड्स भी आपने काफ़ी जीते हैं। जी हाँ, फिर जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया तब तक थोड़ी सी हाइप बन गई थी, नोआ हो गई थी, हारमोनियम बजाना आ गया था, पियानो बजाना आ गया था, गिटार मैंने इंटरमीडिएट में आके सीखा गवर्नमेंट कॉलेज से। फिर आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह टाइम बढ़ता गया तो लर्निंग भी थोड़ी बेहतर होती गई और काफ़ी इंडेवर्स किए मैंने और 3 इंस्ट्रूमेंट सीखे मैंने और उसके साथ साथ आई नो द प्रोडक्शन एज वेल। वैसे जब हम जीसी का जिक्र कर ही रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ कि म्यूजिक सोसाइटी बड़ी स्पेशल है, तो वहीं पे आपने ये गिटार सीखा और आई गॉट द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक, लेकिन मैं म्यूजिक सोसाइटी गया नहीं गया। मेरी उनके साथ कुछ अच्छी बन नहीं पाई। ठीक हो गया। हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। क्या सुनना चाहेंगे आप? कुछ अच्छा सा। अच्छी सुना दें। वो अच्छा सा गाना जो वैसे आपका। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣ ਦਾ। पंजाबी गाओ। पंजाबी गाएं। ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਾਕੀ ਗਾਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ। वाह, बेहतरीन पंजाबी। पहले पंजाबी हो जाए जी। सॉर्ट ऑफ पंजाबी। हाँ जी, जरूर। So
वैसे खा तो गए, स्टार कमाल। परफॉर्मेंस हो गई यार, मजा आ गया। बहुत अच्छा गाया, Thank you. बहुत अच्छी आवाज, जबरदस्त। वैसे अवैस, जब हम आपका पूरा नाम सुनते हैं, जी हाँ। अवैस रजा नेकोकारा, हाँ जी। तो जेहन में आता है जैसे कोई एमपीए होगा, कोई एसपी होएगा पुलिस में। नहीं, ये कैसा- लेकिन ये म्यूजिक की तरफ कैसे आया? म्यूज़िक की तरफ किस तरह मैं आया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरी जो फैमिली का सारा बैकग्राउंड है ना, वो उसका ताल्लुक है स्पिरिचुअलिटी से, नेकोकारा ओह, डूअर ऑफ द गुड्स, नेक काम ओके। करने वाले। सही सही। तो पहला सिंगर फैमिली का मैं ही हूँ। ठीक। अच्छा, जी हाँ। इससे पहले कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारा नहीं है, बट मेरी फैमिली में ऑफिसर्स बड़े हैं, मेरे 3-4 जो है ना सके जो है ना बड़े क्लोज रिलेशन हैं, वो बड़ी हायर पोस्ट पे बैठे हैं, सही। तो वो भी चाहते हैं कि मैं भी सीएसपी बनूं। ठीक, अच्छा। इसलिए आप और- स्टडी भी कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। मैं स्टडी कर रहा हूँ, बट मेरा ज़्यादा फोकस जो है ना वो म्यूज़िक पर ही है। हाँ, लेकिन आप बहुत अच्छा गा रहे हैं और इसके साथ ये बहुत बड़ी बात है कि आप इंस्ट्रूमेंट को भी साथ लेकर चल रहे हैं और साथ एंजॉय भी करा रहे हैं, पूरा समा आपने बांध दिया। जी हाँ। कमाल, बहुत अच्छा। मैं गई थी, आपने ग्लासेस का जो है ना हक अदा कर दिया। पूरी स्टार परफॉर्मेंस दी है, लाइक ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी कॉन्सर्ट में खड़े हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है वो एक वाइब लेनी पड़ती है जब भी फेवरेट जो है सिंगर ना। कौन है आपका, इंस्पिरेशन कौन? इंस्पिरेशन वैसे तो देखा जाए तो हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स काफ़ी हैं, और इंडियन सिंगर में दर्शन रावल है, ठीक है। इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। और उसके अलावा पाकिस्तान में आतिफ साहिब, तो फिर बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं, और ख्वाहिश होती है कि वैसा एक दिन टाइम आए हम पे भी, और वैसा ही हम भी बिहेव करें जिस तरह वो बड़े पोलाइट हैं और इतनी Very फेम nice. होने के साथ साथ। यार अगर आपको बाकी शौक है म्यूजिक का और आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी। आप ये बताएं कि ये तो आपने सुनाया गाना, अब नेक्स्ट हम कौन सा गाना सुन रहे हैं? इंतजार नहीं कर सकते हम। मेरा पहला गाना था जो कि मैंने खुद लिखा था, ढोलना, उसका लिखा ढोलना। आपने? जी हाँ, मैंने खुद लिखा था। और जब मैं वो थोड़ा सा मैंने गाया था तो मेरे उस्ताद थे, उनका भी डिमाइस हो चुका है, इट्स बीन लॉन्ग टाइम। तो मुझे वो कहते हैं कि यार ये अवैस, ये जो तुमने भी धुन कंपोज की है ना, ये बहुत अच्छी गाई जा सकती है। वाह वाह वाह। तो फिर मैं अभी आपको गिटार पे वही सुनाऊंगा। और Sure, वो मैं sure, जब यूनिवर्सिटी में नया नया आया था तब मैंने रिकॉर्ड किया था, वेरी नाइस। तो अच्छा, अभी मैं वो सुनाऊंगा आपको। इट्स ऑल अबाउट टीनेज लव, और इंसान बचपन से लेके जब वो जवानी में जाता है तो वो एक इंसान आप की। भी आई थिंक उसी एज में थे। नहीं, मैं एज में नहीं था, बट मैं वैसी वाइब्स में था। ठीक ठीक। दुनिया तुझे डरना आया, दुनिया तुझे डरना आया, प्यार साडे नाल करना ना या, वाह। प्यार साडे नाल करना ना या, हस हस चन्ना ना या बोलना, कीता कमला तू मैनू ढोलना, इंज ताना या मैनू रोलना, इंज ताना या मैनू रोलना। कोई लाल रुमाला से, कोई लाल रुमाला से, मजे हण जीवन दे, जदा सजना दे नाला से, मजे हण जीवन दे, जदा सजना दे नाला से। काले कपड़े मैं पाई रख सा, आप जलील हो सा, तेरी इज्जत बनाई रख सा, सजन जवानी अजब सवादे, बचपन दा ओ वेला यादे, बचपन दा ओ वेला यादे, असा लुकना ते तुसां गोलना, कीता कमला तू मैनू ढोलना,
तनाया मैनू रोलना। वाह वेरी गुड वेरी गुड। कमाल। आपकी बड़ी खूबसूरत आवाज है Hats off। और बड़ी जबरदस्त। आपने ये आपने खुद लिखा है सारा? ये इतना अच्छा आपने लिखा है। इसमें काफ़ी वाइब्स थी यार, मतलब मैं जब लिख रहा था मेरे उस्ताद जी ने मुझे कहा, मतलब मुझे इल्म नहीं ना स्टैंडर्ड्स को किस तरह वो एक बहर में लेके आना है, तो उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया था, बट Very ख्याल सारा मेरा था और ये कंपोजिशन मेरी खुद की है। और कंपोजिशन इतनी क्लासी है और इतना मतलब मुझे भी टेक्निकलिटीज का नहीं पता, लेकिन मैं ये कैसे सुनने में पुरसुकून सी एक चीज लग रही है जो आपके दिल पे लगे। अब मुझे यही लगता है कि वो म्यूजिक या वो पोइट्री जो कैथारसिस ना करवा सकती है, वो उसका कोई फिर फायदा नहीं है। Exactly। अच्छा, जो इसके अंदर आपने एक लाइन गई कि काले कपड़े पाई रखसा, आप जलील हो सा, आप जलील हो तेरी सा, इज्जत बढ़ाई रखसा। इज्जत बनाई रखसा। ये तो इसके पीछे टप्पा है क्या ना? साइंस है? ये बेसिकली टप्पा है ये और बेसिकली आपने काले कपड़े भी आज पहने हुए। अच्छा, सारे इस तरह के जितने भी गाने होते हैं इसमें काले कपड़े क्यों आते हैं? काले कपड़े में हम ज्यादा प्यारे लगते हैं शायद। देखिए, एक काला सूट, मेहरून सूट और ये जो ऑरेंज हो गई, ऐसे डार्क कलर fresh हैं जो colour। कि अगर बंदा चिट्टा गोरा होवे ना तो बहुत सोहने जचदे ने उसदे। बहुत सोहने जचदे ने, तुसी भी बहुत सोहने जच रहे हो। चले थोड़ी ये नजर काली का कमाल ऐनक है। भी क्या जच बात रही है, है। क्या बात है। ते जचदे जचदे एक और जरा सुना दो स्टार परफॉर्मेंस हो जाए। ओके, जाते जाते। ये वो सारे गाने जो शायद ही किसी ने जो ना ये पंजाबी सराकी सॉन्ग्स गिटार पे गाए हों, एग्जैक्टली। तो आई हैव बीन एंडेवरिंग कि मैं जो भी सराकी सॉन्ग या पंजाबी गाने भी हैं ना, उनको मैं कोशिश यही करता हूँ कि उनको थोड़ा कंटेम्प्रेरी वाइब के साथ लेकिन आप perform बहुत अच्छा कर और रहे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पंजाबी सराइकी जबानों के गाने गा रहे हैं और इसको आगे लेकर आ। वे अखियां मिला तां सही, वे अखियां मिला तां सही, सानू अज़मा तां सही, वे कोल बुला तां सही, वे रब ए गवाह ढोलिया, मैं नहीं बेवफा ढोलिया, उन्हां तेरी अखियां दी सोए, वे ढोला तेरी अखियां दी सोए, जिन्हां दे विच सब वेखिया, असां जिथे रब वेखिया, उन्हां तेरी अखियां दी सोए, वे ढोला तेरी अखियां दी सोए। बागां विच फुल कोई ना, अल्लाह मेरा जानदा ए, तेरी अखियां दा मुल वाह, वाह, कोई वाह, ना। ओ अखां नाल बोलदा पिया, माही सानू रोलदा पिया, तेरा सिदे खोलदा पिया, मर मुक गया ढोलिया, तेरे होए पैहां ढोलिया, उन्हां तेरी अखियां दी सोए, वे ढोला तेरी अखियां दी सोए। वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच फॉर जबरदस्त। योर टाइम अवैस। हमारी दुआएं Thank you so नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, इस तरह गाते रहें, कामयाब हों आप इंशाल्लाह अपने जो भी मकासद है आपके। इंशाल्लाह हाँ, और आगे बढ़े आप। आगे बढ़ें जी, और हम भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे नाजरीन। और अब हम शहर बानो क्या कर रहे हैं? अब हम जा रहे हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक से हाजिर होंगे, लेकिन अभी एक वक्त ब्रेक का। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। और अब प्रोग्राम इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। हम बढ़ रहे हैं इख्तिताम की जानिब प्रोग्राम के, और हम ये उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि आपने आज का जो हमारा एपिसोड है उसे भरपूर इंजॉय किया होगा। हमने कोशिश की, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये कोशिश करते हैं कि हालात हाज़िरा से लेकर लाइट स्टोरीज़, इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी इस वक्त चल रहा है, वो हर ज़रूरी बात, हर ज़रूरी पैगाम आप तक पहुँचाएँ।
और ताकि आप लोग अपने घरों में बैठे जब ये इन 2 घंटे का प्रोग्राम तसल्ली से देखें तो फिर आपको भी ये लगे कि 2 घंटे ज़ाया नहीं हुए बल्कि इट्स फ्रूटफुल और हमने कुछ ना कुछ सीखा है। तो हमने हमेशा की तरह अपनी रिवायत को बरकरार रखा है। ना सिर्फ हमने आपके साथ अहम खबरें शेयर की बल्कि हमेशा की तरह जो उभरता जो यंग टैलेंट है पाकिस्तान का वो भी हम सुनो पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से अपने नाजरीन के लिए लेकर आते हैं। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि म्यूज़िक, इसके अलावा एक्टिंग और जो भी शोबा है ज़िंदगी है, तमाम कोशिश करते हैं कवर करें और अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुँचाएँ। सो प्रोग्राम का अख्ताम है, तो अख्ताम पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इस फरमान से मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि जिसने अपने वालिदैन के साथ नेकी की उसकी औलाद उसके साथ नेकी करेगी। तो बहुत बड़ी बात है ये। वालिदैन जो हैं ये अल्लाह का दिया हुआ एक बहुत नायाब तोहफ़ा है। औलाद जो है वो अपने वालिदैन का एहतराम करे, उनसे मोहब्बत करे और ये जो रिश्ता है ये बड़ा ही नायाब रिश्ता है। इस रिश्ते का मतलब बेलौस जिसे कहते हैं, वालिदैन आपसे बेलौस मोहब्बत करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसको आपसे कोई मतलब ना हो, लेकिन वालिदैन एक ऐसा रिश्ता है बगैर किसी लालच के रिश्ता, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब के वो आपके लिए सब करते हैं। अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपना पैसा, हत्ता कि अपना बुढ़ापा, हर चीज़ औलाद पे खर्च कर दी जाती है वालिदैन की जानिब से। तो वालिदैन का तो हक है कि औलाद जो है वो उनसे प्यार करे, उनसे मोहब्बत करे। बल्कि जब वालिदैन हमारी परवरिश करते हैं तो बड़ी बेलौस परवरिश करते हैं, उनकी हर ख्वाहिश, खुशी और ज़रूरत अपनी औलाद की वो पूरी करते हैं। इंसान अपने वालिदैन के एहसानात का बदला पूरी ज़िंदगी भी नहीं चुका सकता और वालिदैन हमारी खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी तक भूल जाते हैं। अल्लाह ताला का ही फरमान है जी कि अपने वालिदैन का एहसान मानो, उनका एहतराम करो। अगर अल्लाह के बाद कोई अहमियत रखता है तो वो वालिदैन हैं जो हमें दुनिया में रहने के काबिल बनाते हैं। तो हमें चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना सब हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं। और फिर ये भी अहकामात हैं कि जब आपके वालिदैन बुजुर्गी में पहुंच जाए तो फिर उनके साथ उफ तक ना कहो, ऊंची आवाज़ में बात बिल्कुल ना करें। तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए और उनका ख्याल रखो, उनकी बात मानो। जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनसे पूछें कि वो उनको कितना मिस करते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत से ओल्ड एज होम्स जो हैं वो भरे हुए हैं वालिदैन से। तो इस तरह की गुस्ताखी ना करें, दुनिया में ही अपनी जन्नत को मत गंवाएं। अपने माँ बाप से प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, उनका एहतराम करें, उनकी ख्वाहिशात का इजहार ख्याल रखें और जो वो इजहार नहीं कर सकते वो आप कोशिश करें कि आप उनके मुंह पर आने से पहले ही उनको पूरा करें, क्योंकि आपके बचपन में आपके वालिदैन ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया था। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं जी आज का प्रोग्राम आपने भरपूर एंजॉय किया होगा। अभी मुझे और शहर बानो को देंगे इजाजत, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।